Hello friends, today I am going to start a new series of geography, human geography for class 12th. This is the first chapter of class 12th human geography, the nature and scope. So friends, in this chapter, before I start, I would like to say something about about the human geography. As you know about as you have studied in class 11, fundamental of physical geography, NCERT 2000, NCERT. So, in the fundamental of physical geography, you have studied some many things about the nature and the geography perspectives. So, today we are going to discuss the chapter of human geography, which is nature and scope. And this is the chapter for the human geography. First of all, I would like to tell you what is human geography. Actually, whatever you have studies in your latest, so that the physical geography have many parts like climatology. So, human geography. This is the geography about the human. As geography about the human means the interaction between the physical geography or the environment of the earth to the human. Okay, this is called human geography. So इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज और हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो आपका चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट जहाँ पर जो मेन होंगे इनको मैं हाईलाइट करता रहूँगा, उनको उस पैरा को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको समझने में इजीली बाद में भी मदद मिले। वीडियो के साथ साथ आप इस जो है बुक को भी आप उन चैप्टर्स को, सॉरी, उन पैराग्राफ्स को भी आप पढ़ते चलेंगे। सो आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे जो मेन है हमारा यहाँ पर। यू आर ऑलरेडी अवेयर द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स and to study all those elements which have sustained them. So कैसे हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन बीइंग की स्टडीज के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में जो है वर्क करती है। सो you will realize that the geography got subjected to dualism, that the wide ranging debates started whether geography as a discipline should be law making, theorizing और डिस्क्रिप्टिव। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो हमारा ज्योग्राफी है ये ड्यूलिज्म मींस द्वैतवाद, जो चीजें शुरुआत से जैसे हर चीज को पढ़ने की, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग अलग कह सकते हैं कि आप तरीका होता है। यहाँ पे लेकिन ज्योग्राफी को पढ़ने के दो तरीके हैं। यहाँ पर ड्यूलिज्म, यहाँ पे ड्यूलिज्म को कह रहा है, ड्यूलिज्म के ऊपर काफी डिबेट्स हुई हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान से भी हम लोग पढ़ेंगे। जब इसको हम लोग आगे डेफिनेशंस थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें काफी कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो लॉ है, वो पहला जो डिसिप्लिन है इसको पढ़ने का, वो है लॉ मेकिंग मीन्स नोमोथेटिक, जहां पर थ्योरीज आती हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो है डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम आइडियोग्राफिक भी कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों में कैसे हम चीजों को अप्रोच करते हैं, उसके लिए अप्रोच करने के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इस टॉपिक में, वो है क्या, उसमें क्या हमको समझना है, whether its subject matter should be organized and approach of the study should be regional or systematic। यहाँ पे ध्यान रखेंगे रीजनल, व्हाट इज रीजनल एंड व्हाट इज सिस्टमेटिक। अब इसके लिए एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। एग्जाम्पल ये रीजनल जहाँ पे दिए गए, जैसे रीजनल, जब आपने जो है ज्योग्राफी पढ़ा है, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो कॉन्टिनेंटल बेस पे स्टडीज करते हैं। लाइक हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टडी किया, एशिया में फिर हमने पहले एशिया की रिवर्स हमने स्टडी की, एशिया के हमने माउंटेन्स स्टडी किए, एशिया में इसी तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग रीजन बेस हमने स्टडीज की। दिस टाइप ऑफ स्टडीज कॉल्ड रीजनल स्टडीज। ओके, और दूसरा जो है हमारा वो है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मींस सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरे अर्थ एज अ होल, अर्थ एज अ होल ग्लोब एज अ ग्लोबल विलेज जब हम स्टडी करते हैं अर्थ को, तब हम इसमें सिस्टमैटिक जो है स्टडी का, सिस्टमैटिक अप्रोच का जो है यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने यूनिवर्स पढ़ा, यूनिवर्स के बाद में फिर अर्थ पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ा, फिर लिथोस्फीयर पढ़ा, फिर आपका एटमॉस्फेयर पढ़ा, इसी तरीके से हेडोस्फीयर पढ़ा। तो ये सब क्या, ये सब एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक, तो इन चीजों को पढ़ते हैं जब, तो इनसे कई सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historic institutional approach, these have been issues for intellectual exercise, but finally
you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one, because nature and human are inseparable elements and should be seen holistic. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये जो चैप्टर इस टॉपिक ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन है और नेचर है, हमने अभी तक नेचर को अलग से पढ़ा है, लेकिन नेचर को पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, नेचर के साथ में ह्यूमन को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक कह सकते हैं एक अभिन्न अंग है ह्यूमन, और इन दोनों के ह्यूमन एंड ज्योग्राफी, इन दोनों के होलिस्टिक नेचर जो है, इन दोनों का कह सकते हैं कि इंटरेक्शन जो है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ज्योग्राफी को कोई तरीके से शायद ना समझ पाए, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को हम शायद ना समझ पाए। यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, देखें, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन phenomena are described in metaphors using symbols from the human and anatomy। यहाँ पे आप देखते हैं, आपने कई बार जो है इस चीज को जो है कह सकते हैं कि मेंशन किया होगा कि जो आपके ह्यूमन हैं और ज्योग्राफी है, इन दोनों में कुछ मेटाफॉर्स तो आप समझते ही होंगे, इंग्लिश का वर्ड है आप, तो यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन में कुछ ह्यूमन एनाटॉमी में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए सिंबल यूज करते हैं आपके नेचर के साथ में भी, जैसे वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं, माउथ ऑफ द रिवर क्लास 11 9th में पढ़ चुके हैं, स्नॉट नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द isthmus एंड प्रोफाइल ऑफ सॉइल, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और आप इन्हीं तरह के वर्ड्स का यूज आप ह्यूमन बींग्स के भी साथ में करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी में भी करते हैं, लाइक फेस बिलोंग्स टू द ह्यूमन बीइंग, आई, माउथ, नोज, नेक, these are the words which we use in perspective of geography too, okay? So अब आगे हम आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं, उससे पहले देख लें यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। डिबेट तो बहुत सी, अब डेफिनेशंस पे आते हैं। पहली डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये हमारी ये जो डेफिनेशन दी थी रेडजल ने जो है डेफिनेशन दी, और इसमें क्या बताया जो है रेडजल ने कि ये एक सिंथेटिक स्टडी है। किसका सिंथेटिक स्टडी है? ये सिंथेटिक स्टडी है ह्यूमन बीइंग का और ह्यूमन सोसाइटी का और अर्थ के सरफेस का। ठीक, ये सिंपल एक डेफिनेशन थी। ठीक, इसमें सिंथेसाइज किया गया है, इसमें डेफिनेशन को कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिंथेसाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ गाइस, कुछ अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझको। ठीक है, अभी क्योंकि नया वीडियो बन रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कमियां हो सकती हैं, कुछ कमियां हो तो उनको आप एक बार हमें जरूर कमेंट में बताएंगे क्या कमी आ रही है बेसिकली। चलिए दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं हम। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे दो वर्ड्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चेंजिंग, व्हाट द चेंजिंग रिलेशनशिप, चेंज होते रिलेशनशिप्स के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ये एक स्टडी है किसकी? जो रिलेशनशिप है, जो चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप लगातार चेंज हो रहा है, इसका कैसा रिलेशनशिप, किसके साथ में रिलेशनशिप? अनरेस्टिंग मैन, एक कभी ना रुकने वाला मानव जो लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, लगातार जो है कुछ ना कुछ इसमें इसके डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अनरेस्टिंग मैन। और दूसरा अनस्टेबल अर्थ, अर्थ इज आल्सो नॉट अ स्टेबल ऑब्जेक्ट। ओके, अर्थ आल्सो you can say that earth is moving position और it rotates, it revolves, so अर्थ भी जो है हमारा रुका हुआ नहीं है। अगर हम 11th क्लास की स्टडी 11th क्लास की बुक्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बात करें तो लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन में आपने पढ़ा है कि अर्थ कभी जो है ना तो ये बाहरी तौर पर रुकती है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, साथ साथ अर्थ के इंटीरियर्स में भी लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। मींस अर्थ हमारी अनस्टेबल है, ये कहीं से स्टेबल नहीं है। तो ये अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन मींस जो डेवलप करता हुआ जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ का जो रिलेशनशिप है ये कैसे लगातार बदल रहा है। ठीक, कैसे बदल रहा है, इस चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में हम लोग आगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज कैसे इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, बदलता हुआ रिलेशनशिप है, इसके बारे में बताया गया था। इसके बारे में बताया था किसने? एलन सी सैंपल। ठीक, तो एलन सी सैंपल में बताया था। इसमें क्या
अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है पॉल विडाल डीला ब्लाचे की। ठीक है, इसमें क्या था, कंसेप्शन resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relation between the living beings which inhabited it. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। किसका रिलेशन बता रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन बता रहे हैं। किसका रिलेशन, हमारे अर्थ पर रहने वाले लिविंग बींग्स का और जो फिजिकल लॉ हैं जो अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, ये फिजिकल लॉ जो है हमारे अर्थ की, वो किस तरह से इस पे रहने, अर्थ पे रहने वाले जो हैबिटेंट्स हैं उन सॉरी इनहेबिट हैं सॉरी जो है ये इस पे जो रहने वाले लिविंग बींग्स हैं, इन लिविंग बींग्स के साथ में जो रिलेशन है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो किस ढंग से चल रहा है, इसके बारे में एक सिंथेटिक नॉलेज देते हैं पॉल विडाल डीला ब्लाचे। ये जर्मनी के थे। और इसी तरीके से और भी कई सारे जोग्राफर्स हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको न्यू चीजें हमेशा समझ में आती रहेंगी। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी का नेचर कैसा है, देखिए ह्यूमन जोग्राफी का नेचर देखते हैं। ह्यूमन जोग्राफी स्टडीज the interrelationship between the physical environment and the socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. Okay, यहाँ पे एक तरह का इंटरेक्शन है ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट का, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट जो डेवलप कर रहा है ह्यूमन बींग्स के साथ, जो ह्यूमन बींग्स डेवलप कर रहे हैं, इनके बीच का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, ठीक, इन दोनों के बीच का, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन जोग्राफी। सिंपल सी बात है, जो इंटरेक्शन है, जो एक दूसरे के साथ में जो संबंध है, इनको एक्सप्रेस करने का जो काम है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इससे पहले एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, वैसे इसमें भी आगे आएंगे, डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म। ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म भी आगे आएगा, पॉसिबिलिटी। तो चलिए ठीक है, पहले यहीं शुरू करते हैं। इन जो देखिए ह्यूमन बीइंग जो इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा ह्यूमन बीइंग जो लगातार इंटरेक्ट कर रहा है नेचर के साथ में, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट को समझते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब जब भी कभी ऐसे ढंग से हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है, जो कोई भी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का, ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट इंडिकेट करती है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। ये जो नेचुरल लॉज है, यही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। ठीक, इसके बारे में एक एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि ऐसे एरियाज जहाँ पर सिर्फ आइज ही आइज, लाइक अंटार्कटिका, आर्कटिक, तो क्या यहाँ पे लाइफ नहीं है? यहाँ पे लाइफ है, लेकिन यहाँ पर जो लाइफ है, जो भी कह सकते हैं लिविंग बींग्स हैं, वो ऐसे एरिया में रहने के लिए अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। क्या किस तरीके से डेवलप किया, जैसे आइज वाले एरिया में, या आइज कह सकते हैं अंटार्कटिका के रीजन में जनरली जो है ग्रीनरी नहीं है, बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं है, तो वहां पे रहने वाले जो भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है कि बर्फ में या फिर बर्फ नीचे जो वाटर है, उस वाटर में रहने वाली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, या फिर जो है आपके इस पे हैं बर्फ में जो और जीव हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। मीन्स उनको ग्रीनरी या फिर कह सकते हैं कि ग्रीन फूड्स की जानकारी बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि कुल मिला के जो मैन है वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक, एनवायरमेंट के आगे कई बार कुछ भी नहीं चलती। यहाँ पे जो बात की गई है, जो कल्चरल डेवलपमेंट की जो बात की गई, जो टेक्नोलॉजी की बात की गई, ये किसी भी तरीके से नेचुरल लॉज को समझने बिना समझे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोई बहुत बड़ा काम कर सकें। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का अपना कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल है।
जिसको हम एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, इस पैरा को आप पढ़िएगा आगे। जैसे इसमें हम कुछ चीज़ें और भी हैं, यहाँ से देख लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और अच्छे से आपको। एट द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट we can imagine the presence of naturalized human who listened to nature, was afraid of its fury and worshipped it. आपने पढ़ा होगा पहले, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि पहले हम लोग गॉड से भी पहले हम लोग एनवायरमेंट को प्रे करते थे। वी प्रे फायर, वी प्रे वाटर, रेन्स, ओके। इसी तरह रिवर्स को हम प्रे करते थे, ठीक। हम फॉरेस्ट को प्रे करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे कह सकते हैं उस समय जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस समय ह्यूमन बींग जो थे वो पूरी तरीके से नेचुरलाइज थे और पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एनवायरमेंट के ऊपर। सो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड थे, तो इस कारण से जब भी कभी कोई भी डिजास्टर आता था, लाइक फ्लड आ जाता था, या फिर रेन बहुत ज्यादा होती थी, या फिर फॉरेस्ट में फायर जो है लग जाती थी, ऐसे में आग लगने की स्थिति में भी क्या होता था कि पूरी तरीके से हम डिपेंड होते थे नेचुरल रिसोर्सेज पर, नेचुरल एक्टिविटीज पर। दैट्स वाई, और वो कंट्रोल में नहीं होती थी, इसलिए उस समय में हम लोग प्रे करते थे। किसको? नेचर को प्रे करते थे। यही एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म है। ठीक, आगे आता है आपका पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या है? पॉसिबिलिटीज। देखिए, पॉसिबिलिज्म जो वर्ड है, इस वर्ड में एक चीज जो है आप समझ रहे हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है। ठीक, पॉसिबिलिटी किस चीज की है? नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक्स यूज ऑफ दिस, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडीवर्स। मतलब ह्यूमन बीइंग जो नेचर है, वो ह्यूमन बीइंग को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है, और उन पॉसिबिलिटीज को देखकर, उन पॉसिबिलिटीज का फायदा लेकर हम कुछ नया करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यू डिटरमिनिज्म। ठीक है, ये कड़ी है डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच की। व्हाट इज न्यू डिटरमिनिज्म? इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। इस जो है न्यू डिटरमिनिज्म की जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी ग्रिफिथ टेलर। सो ये न्यू डिटरमिनिज्म है क्या? देखिए, इसके लिए एग्जांपल हम लेंगे कि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म को समझने के बाद में, जब एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, जब भी ह्यूमन बीइंग एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के हिसाब से चलता है, तो एक चीज क्लियर होती है, वो है जो हमारी एनवायरमेंट है उसकी सुप्रीमेसी। और उसकी सुप्रीमेसी मतलब हम लगातार एनवायरमेंट के सामने झुके रहते हैं, हम उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं या करने में असहाय होते हैं। ऐसे में ह्यूमन जो है वो नेचर में घुल मिल जाता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, और वो अपने आप को कैसे उस फॉरेस्ट में कह सकते हैं गायब कर लेता है अपने आप को, किस दिन से उसमें घुल मिल जाता है, इसके बारे में दिया गया है। इसी तरीके से घुलने मिलने को एनवायरमेंट के साथ में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहा गया है। लेकिन पॉसिबिलिज्म में वही चीज क्या है, थोड़ा सा अलग है। पॉसिबिलिज्म में एक ऑप्शन मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ह्यूमन बीइंग को नेचर को अपने अकॉर्डिंग डेवलप करने की। ठीक है, अब बाकी इसके वीडियो मेरा काफी लंबा हो रहा है, सो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा, आप उसके साथ ही अगले वीडियो के लिए जो है प्रिपेयर रहें। तो इसके लिए आप एक बार पढ़ लेंगे, आप इस चैप्टर को, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।